आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड के बाद। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकारों को समय समय पर आरक्षण नीति और प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नीति का लाभ उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हालांकि इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, सभी हितधारकों का समर्थन और व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों के 100% आरक्षण की बात आंध्र प्रदेश सरकार की 2000 की नीति को रद्द करने के क्रम में यह अवलोकन किया गया। एससी और एसटी के लिए वर्तमान आरक्षण नीति में कोई छूट मानदंड नहीं है, जैसे कि आय सीमा जो एक पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करती है, जिसे अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के मामले में आरक्षण के लाभ से बाहर रखा गया है। एक छोटे से हिस्से जिन्हें पहले से ही एक पीढ़ी या उससे अधिक के लिए आरक्षण लाभ प्राप्त हुआ हो और जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक उन्नति की हो, उन तक सीमित रहने वाले आरक्षण लाभों को रोकने के लिए इस तरह के मानदंडों की आवश्यकता है। हालांकि चुनाव राजनीति में प्रकृति को देखते हुए ऐसी संभावना पर चर्चा करने से ही विरोध के स्वर उठने लगते हैं। आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि निरंतर अभावों वाले वंचित वर्गों को उनके मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने की नीति है। आरक्षण नीति का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो हीनता की धारणाओं को मजबूत करने के बजाय मिटा दे। आरक्षण का लाभ एक परिवार की मात्र 2 पीढ़ियों तक सीमित होना चाहिए तथा क्षेत्रीय और आय में पिछड़ेपन को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। चेंज। आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की वैधता संदेह में है। इसमें सत्ता का सदुपयोग का उदाहरण पेश किया गया। राज्य सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया तथा पद की योग्यता उच्च न्यायालय में सेवा देने वाले न्यायाधीश की कर दी। इससे स्वतः ही रमेश कुमार इस पद के लिए अमान्य हो गए। पिछले महीने आयुक्त ने कोविड के प्रकोप का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित कर दिया था। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री का आरोप है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त ने उनकी एकतरफा विजय को रोकने के लिए चुनावों को स्थगित किया। हालांकि मुख्यमंत्री के पास राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को समाप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुसार उसे पद से केवल उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यदि अदालतें स्वतंत्र चुनाव निकाय के प्रमुख को हटाने के इस तरीके को बरकरार
रखती है तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। निश्चित रूप से संसद द्वारा यह कल्पना नहीं की गई थी। उसने राज्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान किए थे। यह विधि का एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो उसके लिए नुकसानदायक हो। भले ही राज्य सरकार का तर्क है कि कार्यकाल में बदलाव सेवा की शर्तों में परिवर्तन नहीं है, लेकिन नया मानदंड केवल राज्य निर्वाचन आयुक्त के उत्तराधिकारी के लिए लागू हो सकता है, न कि वर्तमान में कार्यरत राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। चेंज। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निवारक उपायों के रूप में किया जाता है। रासुका के तहत सरकार को यदि लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न कर रहा है या जिससे प्रशासन को राष्ट्रीय कानून व्यवस्था के लिए खतरा महसूस हो तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लाया गया था। हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है। मुकदमे के दौरान रासुका लगे व्यक्ति को वकील की अनुमति नहीं मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार एक गिरफ्तार व्यक्ति को परामर्श देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 56 तथा 76 के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर एक व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई भी अधिकार रासुका के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। चेंज। मंदी की अवस्था से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए बहुत से वित्तीय उपाय सरकार द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें राजकोषीय उपाय कहा जाता है। इन्हीं उपायों में से एक अपरंपरागत उपाय है हेलीकॉप्टर मनी, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी में फंसने से रोका जा सकता है। हेलीकॉप्टर मनी के तहत देश का केंद्रीय बैंक पहले बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई करता है और सरकार को दे देता है। इसके तहत सरकार को यह पैसा केंद्रीय बैंक को वापस करने की भी जरूरत नहीं है। सरकार मांग और उपभोग बढ़ाने के उद्देश्य से आबादी में नई नकदी वितरित करती है। सबसे पहले हेलीकॉप्टर मनी शब्द का उपयोग अमेरिकी अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था, हालांकि यह उपाय खतरनाक माना जाता है। चेंज। बचपन से मुझे पतंगबाजी का जबरदस्त शौक था। वैसे भी बचपन और पतंग का आपस में गहरा संबंध रहा है। आज भी जब आकाश पर पतंग को उड़ते देखता हूं तो मेरा मन उत्साह से भर जाता है। अब भले ही पतंग नहीं उड़ा पाता, लेकिन छत पर बैठकर उड़ती पतंगों को देखकर
ख्यालों की दुनिया में जरूर खो जाता हूँ। कई बार आंखों में बचपन की यादें ताजा हो जाती है। अपने दोस्तों के साथ कटी पतंग के पीछे भागना, कागज की पतंग बनाना, मांझा लूटकर लाना और खुले आसमान में ऊपर तक पतंग ले जाना। अचानक से कोई आवाज देता है और आंख खुल जाती है और मैं अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता हूँ। बचपन की यादें आज भी जिंदा है।